नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बात बेबाक। आप देख रहे हैं आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। हरियाणा की राजनीति में बड़ा चेहरा वो है चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को, उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए वो नजर आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सर, कई मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे हम आपसे, लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहेंगे क्योंकि नाम जब अभय सिंह चौटाला का आता है तो एक बेबाक नेता, एक बुलंद आवाज की छवि मन में क्रिएट होती है। आज से नहीं बल्कि सालों से हम अभय चौटाला को जैसा देखते आए हैं, आज भी वो हर मुद्दे को उठाते हैं। मेरी एक आदत रही है, मैं कोई भी बात जब करता हूँ तो खुल के उस पर चर्चा करता हूँ। जो सही है उसको सही कहता हूँ, जो गलत है मुझे उसको गलत कहने में भी कोई संकोच नहीं है। हमारी कोई अपनी कमी है, मैं उसको भी नहीं छुपाता, मैं उस पर भी चर्चा करता हूँ। इसीलिए हर कोई मेरे को यही सोच करके बात करता है कि जो भी चर्चा करेंगे, इनसे जो भी बात करेंगे उसमें कोई चीज़ छुपाई नहीं जाएगी, खुल करके उस पर चर्चा होगी, खुल के बात की जाएगी। लोगों का विश्वास भी तभी आपके प्रति बढ़ेगा जब आप खुल करके किसी बात पर चर्चा करोगे। मैं उन लोगों में से, उन नेताओं में से नहीं हूँ जो झूठ का सहारा लेकर के कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये मान के चलो, झूठ जो है वो लंबे समय तक टिक नहीं सकती जी। और सच्ची कई भी बात कड़वी तो हो सकती है, लेकिन लोगों का विश्वास उसके प्रति बढ़ता है। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास इसीलिए लगातार बढ़ता जा रहा है कि उन्हें इस बात का भरोसा है कि हम जो बात भी उनके बीच में लेकर के जाएंगे, हम उस पर खड़े रहेंगे, हम बेबुनियाद बात नहीं करेंगे, हम उनका सहारा बनेंगे जी। अच्छा, एक मुद्दा है पेंशन का मुद्दा जो इन दिनों सुर्खियों में है। सीएम का बयान आया है कि जो दूसरी पार्टी के नेता हैं वो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर भ्रम तो सरकार फैला रही है, भ्रम कांग्रेस ने पैदा किया था। चौधरी देवीलाल जी ने जब ये पेंशन बनाई थी तब कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि पेंशन पे किसी तरह की कोई कैप लगेगी या पेंशन किस व्यक्ति को दी जाएगी जी। उन्होंने पेंशन नहीं दी थी, इसको सम्मान पेंशन कहा था। एक सम्मान दिया था बुजुर्ग आदमी को सरकार की तरफ से कि भाई जिसकी उम्र 65 साल होगी, उस वक्त 65 वर्ष की आयु में जी। ये सम्मान दिया गया था कि उसको 100 रुपये महीना की एक सम्मान पेंशन दी जाएगी ताकि उसको अपने बच्चों से कोई पैसा मांगना ना पड़े। उन दिनों में 100 रुपया जो है एक बहुत बड़ी कीमत थी। 87 का 100 रुपया जो है आज के 15,000 से भी ज़्यादा है। उस वक़्त 100 रुपये में, उस वक़्त 98 और 54 की कीमत भी थी। आज तो 100 रुपये की कोई कीमत भी नहीं है बिल्कुल, लेकिन उस वक़्त में थी। तब उन्होंने, अधिकारियों ने उनसे ये कहा था कि जो टैक्स पेई है उनको पेंशन नहीं दी जाए, या जो पेंशन ले रहे हैं उनको पेंशन नहीं दी जाए, या जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है उसको पेंशन नहीं दी जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है, हम हर व्यक्ति को 100 रुपया माहवार पेंशन देंगे और वो मान सम्मान के रूप में दी जाएगी जी। हमारी गवर्नमेंट जाने के बाद 91 के अंदर सरकार बनी थी कांग्रेस की, भजनलाल मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 4 एकड़ का कैप लगाया, 10,000 रुपये जिसकी आय थी सालाना, ये कैप लगाई गई। उस वक्त 10,000 भी बड़ी कीमत थी, इसलिए उस 10,000 की कैप लगी। हमने उसका विरोध किया और हमने फिर उसको सरकार की तरफ से मजबूर करके सरकार को, हर व्यक्ति को पेंशन दिलवाई। जब हमारी सरकार आई जी। इस पेंशन को किसी ने नहीं बढ़ाया।
जब हमारी 2000 में सरकार बनी, चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने इसको 2 गुना 3 गुना बढ़ाया एकदम से। 100 रुपये वाली को 300 रुपये किया। वो 300 भी बहुत बड़ी कीमत थी। और उसके साथ साथ हमने जो 65 वर्ष आयु थी उसको कम करके 60 वर्ष कर दिया। अच्छा अभय सिंह जी, क्योंकि इनेलो में आपने कई अलग अलग पदों को संभाला है, आज आप पार्टी के सुप्रीमो हैं। अभी क्योंकि जाहिर तौर पर पिता का साथ नहीं है, तो कितना चैलेंजिंग रहता है आपके लिए? ये मान के चलो कि बहुत बड़ी जिम्मेवारियां होती है। जिन जिम्मेवारियों को निभाने में बहुत सारी दिक्कतें भी आती है, लेकिन मेरा ये प्रयास है हर वक्त कि जैसे चौधरी देवीलाल जी के समय में पार्टी पे लोगों को एक भरोसा था, जैसे चौटाला साहब के समय में लोग ये कहते हुए संकोच नहीं करते थे कि मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्य करता हूँ, मैं भी जो उन्होंने जिस तरह से लोगों का विश्वास जीता, मैं उनके विश्वास को कम नहीं होने दूंगा। मैं इसके लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करूंगा। और अब तक मैंने लोगों का भरोसा जीता है। मैंने इस किस्म के हालात भी पार्टी में देखे थे कि जब हमारी पार्टी का कोई नाम लेवा भी नहीं बचा था। आज बच्चे बच्चे की ज़बान पे अगर किसी को विश्वास और भरोसा किसी राजनीतिक दल पे है, तो आज कांग्रेस से लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। बीजेपी से बहुत दुखी और परेशान है, क्योंकि बीजेपी के फैसले इस किस्म के हैं। आज फिर से लोग अगर भरोसा किसी पे करते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे करते हैं। उदाहरण आपके सामने है। हमने चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मनाया था रोहतक के अंदर, और जब रोहतक में हमने जन्मदिन मनाया था तो आपने स्वयं देखा होगा कि लाखों लोग अपने साधनों से चल कर के आए थे, और लाखों लोगों ने हमारे प्रति विश्वास प्रकट करके ये कहा था कि अगली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनाएंगे। आज हमें लोगों पे भरोसा है, लोगों का हमारे पे भरोसा है, इसलिए हमने इस इशू को सबसे पहले उठाया, और हम ही लोगों को जो सम्मान दिलवाने का काम करेंगे। अच्छा, मुख्य विपक्षी पार्टी हालांकि कांग्रेस है, लेकिन हम इनेलो को ज्यादा देखते हैं हर मुद्दे को लेकर अपनी आवाज को। कांग्रेस विपक्षी पार्टी नहीं है। कांग्रेस ने भाजपा की सरकार बनाई, ये बात बच्चे बच्चे की जबान पे है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। कांग्रेस की टिकटों का वितरण जो था, जिस दिन 30 सिटिंग एमएलए को टिकट दी गई थी, उसी दिन भाजपा की सरकार बन गई थी। क्योंकि जो सर्वे हुए थे, उन सर्वे में ये स्पष्ट था कि कांग्रेस सरकार बनाने की तरफ तो बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस के सिटिंग एमएलए की अगर टिकटें ज्यों की त्यों दे दी गई तो 15 से 16 ऐसे लोग हैं जो चुनाव हार जाएंगे, जिनकी लोगों में छवि ठीक नहीं है। इन्होंने जब 30 की 30 टिकटें उनको दे दी तो उसी दिन तय हो गया था कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो रही है, भाजपा सत्ता में आ जाएगी। ये काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के साथ मिलकर के किया। आपको ध्यान होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे 2 दिन पहले टिकटों के वितरण से ईडी के द्वारा रेड डाली गई, और उस रेड में एक बिल्डर का जहां नाम आया, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी साथ में शामिल हुआ और उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की गई। हुड्डा को ये मैसेज दिया गया कि या तो जो हम कहते हैं उस तरह से टिकटों का बंटवारा कर दे, और अगर तू हमारी बात को नहीं मानेगा तो हम इसी दौरान तेरे को उठा करके जेल में बंद कर देंगे। और हुड्डा ने भाजपा की बात को मान करके टिकटों का सिटिंग की टिकटें दिलवाई, फिर 9 टिकटें और ऐसे लोगों की काटी जो जीतने वाले थे, क्योंकि हुड्डा के फ्री हैंड दिया हुआ था सारा का सारा, और हुड्डा ही इस चीज़ का जिम्मेवार है कि भाजपा की सरकार बनी है। ये सच्चाई है, ये कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। ये बात हर किसी को पता है, हर कोई खुल करके इस बात पे बोलता है। आज हुड्डा के अपने हल्के के लोग ये कहते हैं कि इसने हमें मरवा दिया, इसने हमारे साथ धोखा किया। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा और आपके बीच में तीखी जो बयानबाजी का दौर है वो आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ता हुआ नजर आता है।
क्या ये जो जाट वोट बैंक है उसकी कटौती को लेकर के आपस में ना, जो आरोप प्रत्यारोप है? ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो 36 जात की पार्टी है। हमारी पार्टी में चौधरी देवीलाल जी ने, चौटाला साहब ने हमेशा उन वर्ग के लोगों को राजनीतिक ताकत दी जिनकी कोई पहचान नहीं थी इस प्रदेश में। जैसे कश्यप समाज था, बैरागी समाज था, बाजीगर था, ओड था, जिनको कोई नहीं जानता था, जिनकी राजनीतिक कहीं कोई हैसियत नहीं थी। हमने उन लोगों को राज्यसभा में, उन लोगों को लोकसभा में, हमने उन लोगों को विधानसभा में, उन लोगों को मंत्री के पदों पे बैठा करके उनकी पहचान बनाई, उनकी ताकत बढ़ाई। और आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कोई जाति विशेष की राजनीति नहीं करती। आज भी 36 जात के लोगों का भरोसा हमारे ऊपर है। अच्छा, एक दिग्विजय चौटाला का बयान आया था कि एसवाईएल के मुद्दे को लेकर जो चौधरी देवीलाल ने लड़ाई शुरू की थी, जो लड़ाई लड़ी थी, वो अब दुष्यंत चौटाला लड़ेंगे। ये तो पैदा ही नहीं हुए बेचारे। लेकिन अभय सिंह चौटाला कहाँ पर हैं एसवाईएल के मुद्दे पर? आप उन लोगों की बात कर रहे हो जिनकी राजनीतिक हैसियत खत्म होगी, जो केवल आकर के इंटरव्यू करते हैं, अखबार वालों से बातचीत करते हैं, ज़मीनी तौर पे कहीं राजनीतिक में उनकी कोई पहचान नहीं है। जेजेपी को कहीं और नहीं मानते हैं? नहीं, मैं जेजेपी को राजनीतिक दल भी नहीं मानता। अच्छा, एसवाईएल के मुद्दे को लेकर अभय सिंह चौटाला की क्या रणनीति है? हमारी पार्टी का पहले दिन से एक स्टैंड रहा है कि हम अपना अधिकार लेंगे, हम अपना हक लेंगे। हम कोई खैरात नहीं मांग रहे, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। पंजाब से हरियाणा जब अलग हुआ था तो ट्रीटी साइन हुई थी, आपस में समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत सतलुज का जो पानी था, जो भाखड़ा का सतलुज का पानी है, व्यास का जिसको कहते हो, उसमें हमारा हिस्सा तय हुआ था कि इतना क्यूसिक पानी हरियाणा को दिया जाएगा। और ये उस वक़्त नहर बन गई थी तकरीबन। बाद में राजनीति की भेंट चढ़ी है। ये राजनीति की भेंट कांग्रेस ने चढ़ाया इसको। आज भी उस पर केंद्र में चाहे किसी की भी सरकार रही है, उसने इस पर राजनीति करी है। हमारी जब गवर्नमेंट बनी थी, चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री बने थे, तब इस नहर के निर्माण के लिए बाकायदा तौर पे एक ऑर्डर किया गया था केंद्र की सरकार की तरफ से आपके बीआरओ को, कि बीआरओ इस नहर का निर्माण करेगी। लेकिन बदकिस्मती थी हमारे प्रदेश के लोगों की कि वो सरकार ज़्यादा दिन नहीं रह पाई। फिर कांग्रेस की सरकार आ गई, इन्होंने वो ऑर्डर जो हमने करवाए थे वो वापस ले लिए। आज भी हमारा वही स्टैंड है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम केंद्र की सरकार को मजबूर करेंगे कि नहर का निर्माण करे। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाएंगे। अच्छा, हरियाणा के सीएम और पंजाब के सीएम की बैठक भी हुई है, कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन मुद्दा सुलझने वाला नहीं है। मुद्दा, आप एक चीज़ बताओ, अगर इन बैठकों से मुद्दा सुलझता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाती है हरियाणा सरकार? फिर कोर्ट को फैसला थोड़ा ही करना पड़ता है, फिर तो सरकारें बैठ करके फैसला कर लेती हैं। सरकारों ने ही तो सारी राजनीति करी। इसी करके मजबूर होकर के हम ही इस केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट से हमारी ही राज में पहली दफ़ा 2002 में हरियाणा के हक में फैसला है। हमने उसकी पैरवी करी, हमने उसकी लड़ाई लड़ी, और हम ही हरियाणा प्रदेश के लोगों को एसवाईएल का पानी ला करके देंगे। 2029 में लोग हमारी सरकार बनाएंगे, हम केंद्र की सरकार को मजबूर कर देंगे नहर बनाने के लिए। अच्छा, अभी हाल ही में सेंट्रल ट्रिब्यूनल पहुंचे थे, अधिकारी पहुंचे थे एसवाईएल का जायजा लेने के लिए। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का रवैया विनम्र नजर आ रहा है। आपको लगता है वो पानी देंगे? वो सारा का सारा ड्रामा है, ये टोटल ड्रामा है, ये लिंगर ऑन करने का तरीका है। क्या मतलब है उनका जाने का? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि नहर बनाओ और हमें हमारे हिस्से का पानी दो, फिर कौन सा ट्रिब्यूनल है, फिर कौन से अधिकारी हैं जो बैठ करके उस पर बातचीत करेंगे? ये समय खराब करने की बात है। इसको लिंगर ऑन करेंगे जब तक पंजाब के चुनाव नहीं हो जाएंगे, और फिर चुनाव में क्या नतीजे आएंगे उसके बाद फिर इसको लिंगर ऑन कर देंगे। पंजाब के सीएम का रवैया बहुत ज़्यादा अब हल्का नजर आ रहा है इस मुद्दे को लेकर। पंजाब के सीएम के बस की तो बात ही नहीं है बेचारे के। ये तो
टोटल केंद्र की सरकार के हाथ में। ये तो केंद्र की सरकार इसलिए इसको लिंगर ऑन कर रही है कि पंजाब के चुनाव में भाजपा की स्थिति पूर्ण रूप से खत्म ना हो जाए पंजाब में। आपको लगता है कि मुद्दे कई हैं, चाहे एसवाल का मुद्दा हो, चंडीगढ़ का मुद्दा हो, राजधानी का मुद्दा हो, लेकिन सुलझने वाले नहीं है क्योंकि दशकों से ये मुद्दे चले आ रहे हैं और आज हम 2026 मैं बता तो में रहा हूं बैठे हैं। भी, इस पे पहले बीजेपी कांग्रेस ने राजनीति करी, अब भाजपा इस पे राजनीति कर रही है। ये मुद्दे तो जब तक रीजनल पार्टियों के राज नहीं बनेंगे तब तक नहीं सॉल्व होंगे। रीजनल पार्टियों की दखल अंदाजी केंद्र की सरकार में ज़्यादा नहीं होगी तब तक ये मुद्दे ज्यों के त्यों खड़े रहेंगे, ये तभी खत्म होंगे। अच्छा, इनेलो पार्टी की हम बात करते हैं तो हमेशा से ही एक बड़ी पार्टी के रूप में हरियाणा में इनेलो को जाना जाता रहा है, लेकिन अब ऐसे क्या जो चीज़ें हैं वो आ गई है कि 2 ही विधायक रह गए। हमारे एक बार 9 ही रह गए थे। भाजपा की हालत ऐसी थी इस देश के अंदर कि 2 मेंबर पार्लियामेंट थे। भाजपा के हरियाणा में 3 एमएलए थे। ये राजनीति में उतार चढ़ाव है। कब किसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ जाए। अब लोगों का भरोसा हमारे प्रति बढ़ रहा है। आप 2029 में देखना बहुत बड़ा बदलाव होगा। खामियां क्या रह गई 2024 में? खामियां सिर्फ लोगों को ये लग रहा था कि कांग्रेस को, भाजपा को सत्ता में बाहर करने में सिर्फ कांग्रेस ही पार्टी जो है वो इसको सत्ता से बाहर कर सकती है। हमें लोग खुल के कहते थे कि हमारा मन तो करता है आपको वोट देने को, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, हम एक बार कांग्रेस को वोट डालेंगे। आज वही लोग जो है खुल करके हमें ये बात कहते हैं कि हमें केवल आप पे भरोसा है, हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपको हर हालत में 2029 में सत्ता में लेंगे। अच्छा सर, कांग्रेस की राजनीति को अभी हरियाणा में कैसे देखते हैं आप, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पूरे तौर पे भाजपा के साथ मिला हुआ है। आपने कितने ऐसे उदाहरण हैं, हमारे एक राज्यसभा का चुनाव था, उसमें किस तरह से खुल करके कांग्रेस वालों ने, इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ग्रुप ने अपने वोट कैंसिल करवाए थे। ये किसी से छुपा हुआ है? अब हर आदमी जानता है भाजपा की तीसरी बार की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है। कांग्रेस ने वोट चोरी का आरोप लगाया था। जो खुद चोर है 1 नंबर के, वो चोरी का आरोप लगाते हैं। हुड्डा ने ही वोट चोरी करनी सिखाई राज्यसभा के चुनाव में जी। और वो पकड़ा गया। अब ये कहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी करी किसने? सबसे पहले कांग्रेस ने करी सन 1982 में। हमारे वोट ज़्यादा थे, हमारे एमएलए ज़्यादा थे, रातों रात हमारे एमएलए को तोड़ करके ले गए सरकार के दबाव में। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नोनता चौधरी देवीलाल को दिया गया, भी कल सुबह वोट ले लो। 53 एमएलए गए थे और रात को बुला करके चोरी करके रात के अंधेरे में चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया इंदिरा गांधी ने। चोर तो ये खुद है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि बजट सत्र शुरू होने को है, उसको लेकर क्या रणनीति इनेलो की इस बार? जिस सरकार के ऊपर पहले से 3,54,000 करोड़ का जो घाटे में चल रही है जी। जिसके ऊपर एक तरह से कर्जा है, जिसने इतना बड़ा कर्ज उठा रखा है, आप उससे क्या उम्मीद करोगे कि वो हरियाणा के अंदर कहीं विकास करवा पाएगी? पिछले साल का जो बजट का पैसा उस पर श्वेत पत्र जारी करे कि कहाँ खर्च हुआ है, कौन से ऐसे काम किए हैं जिससे प्रदेश के अंदर कहीं विकास होता हुआ नजर आए, कहीं दिखाए, बताए। सर, एक आखिरी मैसेज पीटीसी के दर्शकों के लिए आपकी तरफ से। मैं चाहूँगा कि आपका चैनल बहुत बढ़िया है, मैं भी आपके चैनल को देखता हूँ, लोगों का बहुत विश्वास आपके चैनल के प्रति है। आप और निष्पक्षता के साथ अपने चैनल को आगे बढ़ाओ। मेरी शुभकामनाएं है कि आपका चैनल नेशनल सतह पे अपनी एक पहचान बनाए, लोगों का विश्वास आपके प्रति बढ़े। ये मेरी शुभकामनाएं आपको। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के बहुत लिए। धन्यवाद। ये थे अभय सिंह चौटाला जी, जिनसे खुलकर हमने सवाल किए और बेबाक तरीके से अपनी बात को रखते हुए वो नजर आए। फिर होगी मुलाकात, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।